इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। अब तक हजारों फिलिस्तीनी इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 44,000 फिलिस्तीनी इसमें मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद औरतों और बच्चों की है। लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। खासतौर से अरब मुल्कों की खामोशी हैरान कर देने वाली है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों, मैं अरब मुल्कों की नपुंसक खामोशी की बात नहीं करूंगा, बल्कि इजराइल के उस झूठ की बात करूंगा जिस झूठ के बल पर इजराइल एक मुल्क बना, एक देश बना। और वो झूठ था होलोकॉस्ट का, यानी जर्मनी में यहूदी नरसंहार का। यह एक ऐसा झूठ है जिसे मानव इतिहास का अगर सबसे बड़ा झूठ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह झूठ यानी होलोकॉस्ट का झूठ कितने सिस्टमैटिक ढंग से बोला गया और इसको सच साबित करने के लिए क्या क्या जतन, क्या क्या षड्यंत्र रचे गए। इजराइल की यह दुखती रग है जिसकी सच्चाई पर हाथ रखते ही इजराइल बिलबिला जाता है। और यही वजह है कि इजराइल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यूरोप के कई देशों में इस नरसंहार की सच्चाई पर बात करने या इस पर लिखने या इससे इनकार करने, यानी होलोकॉस्ट डिनाइल को अपराध घोषित करवा रखा। तो चलिए आपको इस तथाकथित यहूदी नरसंहार से 50 साल पीछे लिए चलता हूं। सन 1890 के दशक में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे नाम दिया गया ज़ायनिस्ट मूवमेंट, और इसकी शुरुआत की थी एक यहूदी पत्रकार थियोडोर हर्जल ने। बाद में इसके साथ कुछ और लोग भी इससे जुड़ते चले गए और अपने इस नस्लवादी आंदोलन का ये लोग दायरा बढ़ाते चले गए। कुछ यूरोप के प्रभावशाली नेताओं को भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया और इस आंदोलन का मकसद था फिलिस्तीन की जमीन पर एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण, यानी यहूदी देश का निर्माण, जिसे वो न सिर्फ अपनी मातृभूमि यानी होमलैंड कहते थे, बल्कि उससे भी बढ़कर प्रॉमिस्ड लैंड बताते थे। इसका मतलब है कि उनके मुताबिक यह जमीन उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई। इस पर उनकी हास्यास्पद और बेतुकी दलीलें भी हैं। वो क्या दलीलें हैं, वो क्या धार्मिक पहलू है, इस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इस होलोकॉस्ट की बात करता हूं, ज़ायनिस्टों के इस छोटे से गिरोह की बात करता हूं जिन्होंने यहूदी राष्ट्र की इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए बड़े बड़े झूठ बोले, जिनमें सबसे बड़ा झूठ था होलोकॉस्ट का। इन्होंने मक्कारी की सारी हदों को पार कर दिया था। अपने इन षड्यंत्रों को आगे बढ़ाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए अब ज़ायनिस्ट नेताओं को जरूरत थी एक मजबूत साथी की, और यह साथी उसे मिल भी गया ब्रिटेन के रूप में। ब्रिटेन जो उस समय मित्र राष्ट्रों का अगवा देश था। यह वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और ब्रिटेन को उम्मीद थी कि दुनिया भर में फैले प्रभावशाली यहूदी इस युद्ध में उसका साथ देंगे। इस समय तक थियोडोर हर्जल की मौत हो चुकी थी और ज़ायनिस्ट मूवमेंट की कमान रॉथस्चाइल्ड नाम के एक यहूदी नेता के हाथ में आ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। युद्ध खत्म होने से कुछ समय पहले से ही ब्रिटेन को यह विश्वास होने लगा था कि इस विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार होगी और उसके साथ साथ ऑटोमन अंपायर भी खत्म हो जाएगा और फिलिस्तीन का यह इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आ जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। लिहाजा उस समय के ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स आर्थर बाल्फोर, जो बाद में इंग्लैंड के पीएम भी बने, उन्होंने सन 1917 में ज़ायनिस्ट गिरोह के मुखिया रॉथस्चाइल्ड को एक पत्र लिखा और उस पत्र में एक अलग यहूदी देश की फिलिस्तीन में स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई। ये वही पत्र है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पत्र की इबारत ने बाल्फोर की दुष्टता को जाहिर कर दिया दोस्तों। दरअसल इस पत्र में बाल्फोर ने फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र के निर्माण की बात कही और इसके साथ साथ वहां मौजूद गैर यहूदी यानी मुसलमान लोगों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों की भी बात की, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के राजनीतिक अधिकारों पर उसने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि बाल्फोर जानता था कि अगर उसने फिलिस्तीन के लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बात लिखी तो इजराइल कभी भी वजूद में नहीं आएगा और यह सिर्फ कपोल कल्पना बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इससे बड़ा मजाक
और आयरनी क्या होगी कि बाल्फोर के पत्र की इन 8-10 लाइनों ने फिलिस्तीन की जमीन और फिलिस्तीन के लोगों के भाग्य का फैसला कर दिया था और इसमें फिलिस्तीन के लोगों की कोई राय शामिल नहीं थी। बाल्फोर के इसी पत्र को बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस डिक्लेरेशन के बाद दुनिया भर में फैले यहूदियों ने फिलिस्तीन में आकर बसना शुरू कर दिया, खासतौर से यरूशलेम के इलाके के आसपास। फिलिस्तीनियों ने इस पर अपना विरोध भी जताया, लेकिन क्योंकि अब फिलिस्तीन ब्रिटेन के प्रशासनिक कब्जे में था, लिहाजा इस विरोध को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और उसको दबा दिया गया। अरब मुल्क विरोध करने की हालत में नहीं थे और ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा हो चुका था। लिहाजा फिलिस्तीनियों को इस मामले में किसी भी अरब या मुस्लिम देश का साथ नहीं मिला, तो पूरी दुनिया से यहूदी यहां आकर बसने लगे। उनको एक मौका मिल गया। फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी में तेजी से इजाफा होने लगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1922 में यहूदियों की आबादी मात्र 11% थी, वो 1940 आते आते लगभग 32% हो गई, यानी 18 सालों में 3 गुना का इजाफा। इस नक्शे को आप देखिए और इस नक्शे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब कब कैसे कैसे यहां पर फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदी आबादी बढ़ती चली गई और यहूदी आबादी ने बढ़ते बढ़ते एक देश का रूप ले लिया। फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी तो बढ़ रही थी, लेकिन अभी तक ज़ायनिस्ट नेताओं को वो मौका नहीं मिल पाया था जिसके बूते पर वो एक अलग इजराइल देश की नींव रख सके। लेकिन जल्दी ही इजराइल समर्थकों को यह मौका मिल गया। उन्होंने नाजी पार्टी और हिटलर के यहूदी विरोध में वो मौका आखिरकार ढूंढ लिया जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार बोला जाए और एक विश्वास के साथ बोला जाए तो दुनिया वालों को वो झूठ सच लगने लगता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र देशों ने जर्मनी के खिलाफ यहूदी नरसंहार के इस झूठ को अपने अपने हितों के लिए भुनाया, उसको फैलाया। इसमें अमेरिका सबसे आगे था, क्योंकि अमेरिका को अरब देशों से घिरे इस इलाके में एक छोटा अमेरिका इजराइल के रूप में नजर आने लगा था। वर्ल्ड वॉर की समाप्ति तक यह दावा किया गया कि जर्मनी और उसके अधीन देशों में रह रहे यहूदियों पर अत्याचार हुए और लगभग 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया गया। इन झूठे दावों को इस तरह से दुनिया के सामने पेश किया गया कि लोगों को यह यकीन हो जाए कि ये दावे बिल्कुल सच्चे हैं और ये झूठे दावे और झूठी अफवाहें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही थीं कि पूरी दुनिया एक अलग यहूदी राष्ट्र का विरोध ना कर सके, बल्कि उसको समर्थन दे। जर्मनी में 60 लाख यहूदियों के नरसंहार के जो सबूत, जो प्रमाण उस समय पेश किए गए, वो बेहद कमजोर थे। गैस चैम्बर्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की बेतुकी दलीलें पेश की गई। मौजूदा वक्त से भी अगर तुलना करें दोस्तों, तो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। लाखों टन बम अब तक फिलिस्तीन पर वो बरसा चुका है। कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, केमिकल बॉम्बिंग की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मौत का आंकड़ा है वो 44,000 है। तो आज से 70 साल पहले जब टेक्नोलॉजी और हथियार उतने उन्नत, उतने विकसित नहीं थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि मात्र 5 साल में 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया हो। अपने प्रचार तंत्र के जरिए, अपने प्रोपेगेंडे के जरिए झूठ को सच की तरह पेश किया गया और इसके लिए हजारों लाखों करोड़ डॉलर पानी की तरह बहाए गए और यह सिलसिला अभी भी जारी है दोस्तों। हॉलीवुड में अनगिनत फिल्में होलोकॉस्ट पर बनी, अब भी बन रही हैं। शिंडलर्स लिस्ट, सोफीज चॉइस, लाइफ इज ब्यूटीफुल, कापो, होलोकॉस्ट, द पियानिस्ट, ना जाने कितनी ऐसी फिल्में हैं जिसमें होलोकॉस्ट की तथाकथित त्रासदी को दर्शाया गया है। और इन फिल्मों में से बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने कई कई ऑस्कर अवार्ड भी जीते। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या इन फिल्मों में दिखाए गए ऐतिहासिक तथ्यों को सच्चाई की कसौटी पर कभी परखा गया? शायद नहीं। इजराइल के इस झूठ से पर्दा उठाने की कोशिश कई इतिहासकारों ने पहले भी की है। कई लेखकों को, कई इतिहासकारों को मुकदमों का और यहां तक कि सजा का भी सामना करना पड़ा है। इनमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांसीसी पत्रकार मॉरिस बॉर्डेचे का। उन्होंने अपने लेखों में ऑशविट्स के गैस चैम्बर्स और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का जिक्र करते हुए लिखा है कि ज्यादातर मौतें महामारी की वजह से हुई हैं, अत्याचार की वजह से नहीं।
और गैस चैंबर्स का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि जुओं को मारने के लिए होता था। एक और नाम आता है हैरी एल्मर बार्न्स का, जो एक जाने माने अमेरिकी इतिहासकार थे। उनका मानना था कि जर्मनी पर होलोकॉस्ट का आरोप एक युद्धकालीन प्रचार था जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भागीदारी को जायज ठहराने के लिए, सही ठहराने के लिए किया गया था। इसी तरह पॉल रसिनियन, जो कि फ्रांसीसी राजनीतिक कार्यकर्ता थे और खुद भी इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रह चुके थे, उन्होंने भी अपने लेखों में इजराइल के दावों की सच्चाई को सामने रखा। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, ब्रिटेन के जाने माने इतिहासकार डेविड इरविंग का, जिन्होंने हिटलर के काल में यहूदियों के सामूहिक संहार यानी होलोकॉस्ट की घटना को एक झूठ बताया था। उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि ऑशविट्स में कोई गैस चैम्बर नहीं था। सिर्फ इतना कहने पर ऑस्ट्रिया की एक अदालत ने उनको 3 साल की जेल की सजा सुना दी थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया में होलोकॉस्ट डिनायल एक अपराध है। इन तमाम इतिहासकारों में बहुत सारे नाम आते हैं, उनके अपने अपने दोस्तों शोध उस समय के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में इजराइल फिलिस्तीन विवाद को देखते हुए, इस लड़ाई को देखते हुए यह नतीजा आसानी से निकाला जा सकता है कि होलोकॉस्ट या यहूदी नरसंहार को सिर्फ इसलिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, सिर्फ इसलिए गढ़ा गया ताकि पूरा विश्व एक अलग यहूदी देश की मांग का समर्थन करे और उसका विरोध ना करे। इसमें इजरायली समर्थकों को कामयाबी भी मिली। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा उस वक्त तक हो गई थी। और इस घोषणा के मात्र 11 मिनट के अंदर अमेरिका ने इजराइल को एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी और उसके बाद यूएन ने भी एक अलग मुल्क का दर्जा इजराइल को दे दिया। तो दोस्तों, उस समय शायद पूरी दुनिया को यह समझ में ना आया हो कि होलोकॉस्ट क्यों हुआ, लेकिन दरअसल आज ये बात समझ में आ रही है, इस बात का इंकशाफ हो रहा है कि होलोकॉस्ट जिस तरह से पेश किया गया उसके पीछे एकमात्र वजह थी कि अलग इजराइल मुल्क बनाना, एक अलग यहूदी देश बनाना, और वो भी फिलिस्तीन की अरब जमीन पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।